देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कर्नाटक के सीएम रेस का रिजल्ट आ गया है। सिद्धरामैया ही कर्नाटक के सीएम होंगे और डीके शिव कुमार डिप्टी होंगे। सबसे पहले बेंगलुरु से जश्न की तस्वीरें देख लीजिए। थोड़ी देर में दोनों नेता बेंगलुरु पहुंचेंगे, जहां शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक में सिद्धरामैया को नेता चुनने की रस्म पूरी की जाएगी और फिर 20 तारीख को बेंगलुरु में नई सरकार शपथ लेगी। 5 दिन की लॉबिंग और मैराथन बैठकों के बाद सिद्धरामैया को ही सीएम बनाने का फैसला कल रात 2 बजे हुआ और ये तब हुआ जब सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार से बात की। सुबह सिद्धरामैया और शिव कुमार नाश्ते पर पार्टी महासचिव वेणुगोपाल के घर साथ बैठे। उसके थोड़ी देर बाद पार्टी ने सिद्धरामैया के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने कहा उसके लिए दोनों ही नेता बड़े हैं और दोनों ही कीमती हैं। फैसले के बाद शिव कुमार ने बस इतना कहा, ऑल इज वेल। बड़ा सवाल है कि शिव कुमार को सोनिया गांधी ने तैयार कैसे किया और वो किन शर्तों पर माने। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार को भी 2.5 साल बाद सीएम बनाने का भरोसा दिया गया है। डील में यह भी कहा गया है कि सरकार में वो अकेले ही डिप्टी रहेंगे। सिद्धरामैया कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना नहीं लेंगे। कैबिनेट में उनके ज्यादा समर्थक होंगे, पोर्टफोलियो भी मनपसंद दिए जाएंगे और इसी के साथ वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। 24 के टिकट बंटवारे में भी उन्हीं की चलेगी। सीएम पर 2.5 साल वाले फॉर्मूले कांग्रेस ने पहले भी दिए हैं, लेकिन वो हकीकत में नहीं बदले बल्कि कलह की वजह बने हैं। इसीलिए यह सवाल उठता है कि कर्नाटक की सीएम रेस वाकई खत्म हो चुकी है या सिर्फ पहला राउंड खत्म हुआ है। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka. Everything is well. Everything will be well, is going to be well. Everything will be well. हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं। Party and Mr. D.K. Shiv Kumar, everybody has to accept. In future, we will see. Let us see. Long run to go. माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है कि मुझे सोने से पहले बहुत लंबा चलना है। अब ये चलना कांटों भरा होगा, ये चलना अच्छा होगा या ये चलना विवादों भरा होगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस राज्य में डिप्टी सीएम कांग्रेस ने बनाए हैं वहां उसको सिर्फ टव्वल का सामना करना पड़ा है। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या आज खुश है? क्योंकि 5 दिन से जब मुख्यमंत्री नहीं बन रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कई तरह के सवाल उठा रही थी। मेरे साथ कौन कौन जुड़े हैं बता दूं। आलोक शर्मा जी हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बड़ी लंबी पारी वो कर्नाटक के अंदर खेल के आए हैं। शहजाद पूनावाला जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुराज हुल्लर साहब प्रवक्ता है जेडीएस का, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डीके दुबे साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद भाई, आपकी अनुमति से सबसे पहले आलोक जी से शुरुआत करता हूं। आलोक जी, आप, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या 2.5 साल वाला अरेंजमेंट दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच है? ये बताइए, आप इस पर खुलासा करिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कहीं नहीं कही गई। क्या 2.5 साल बाद आप सिद्धरामैया को बनाएंगे या जो वादा किया गया है या वादा नहीं किया गया है मुझे नहीं पता, मैं तो सूत्रों के हिसाब से बता रहा हूं, उस पर आप कायम रहेंगे 2.5 साल बाद भी? देखिए, मुझे लगता है दीपक भाई, सबसे पहले हम कर्नाटक की जनता का पुनः धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 40% की जो कमीशन की सरकार थी उसके तमाम मंत्रियों को भी उखाड़कर फेंक दिया और जिस तरह से मोदी जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल वहां पर डेरा डाले हुए था, कर्नाटक की जनता ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है। ये 2.5 साल 2 साल ये सब कयास और सूत्र जो हैं ये सब अब बहुत भोने हैं। सूत्र तो इस बात पर लगाने चाहिए आज मीडिया के साथियों को कि किरण रिजिजू जी से कितनी बड़ी गलती हुई थी कि वो भाभी जी पापड़ वाले महोदय को आज देश का लॉ मिनिस्टर बनाना पड़ा। क्या मणिपुर में बहुत बड़ी गलती हुई थी? क्या चूक हुई थी? मैं समझता हूं आज का समय है कि आप मीडिया के साथी भी
दीपक भाई आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, आज तो कर्नाटक की जनता को बधाई और नई बनने वाली सरकार सरकार जब से जीते हम रोज दे रहे हैं। मैंने आपको भी बधाई दी थी, एक बार आपको फिर से आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपने जो जैकेट है वो नया पहना है और काफी कुछ कलर जो है वो भगवा के आसपास ही है। दीपक भाई भगवा तो हमारा ही था, आपका ही है, मैं कहां कह रहा हूं, हर हिंदुस्तानी का है भगवा भाई। इसको इस देश के रंगों को बांट दिया, नकली हिंदुत्व वाले और कपटी राष्ट्रवाद वाले। ये भगवा सबका था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मुद्दे की बात यह है, अभी मैं जी न्यूज पर देख रहा था कि ऑल इज वेल तो है, लेकिन अभी खेल बाकी है। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश आज खुश है कर्नाटक ने जो फैसला दिया है, और खेल ये बाकी है कि जो पूरा देश अब समझ गया है कि कमल का फूल और हमारी भूल, उसको पूरे देश से निपटाना है। आने वाले राज्यों में भी चुनाव लड़ना है और आज आने वाले राज्यों में भी इनको ऐसे ही घेरना है। आज बीजेपी मजबूर है कि अपने जहां पर लोकल लीडर्स हैं उनको आगे लाएंगे और मोदी जी के चेहरे को पीछे लेंगे। यह आधिकारिक इन लोगों ने मान लिया है कि मोदी जी का जो गुब्बारा था और वो जो झूठा गुजरात मॉडल था वो फेल होने लगा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई दर्जन सभाएं करने के बाद भी 65 पर नहीं आते। कम से कम हमें कहते रहे आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, रोज गोल पोस्ट बदलते रहे। और अब तो लग रहा हनुमान जी ने भी अब ये जय बजरंग बली का पाठ करवाना चाहिए। शहजाद भाई से कहूंगा कर्नाटक के हर मंडल के अपने ऑफिस में ये करवाएं बजरंग बली का पूरी तरह से जो है वहां पर हनुमान चालीसा का। हम भी आएंगे उसमें और मैं वादा करता हूं शहजाद भाई आप बुलाइएगा, मैं जरूर आऊंगा। इनको बुलाइए, क्या करेंगे? मैं तो सलाह दे रहा हूं आपको, आप करवाइए बजरंग बली का पाठ और इनको बुलाइए, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं आपके पाठ में। इनको आना चाहिए कायदे से। मैं तो रोज बजरंग बली का पाठ करता हूं। अरे मैं तो हनुमान चालीसा से लेकर हनुमान अष्टक रोज पढ़ता हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये निजी आस्था का विषय होता है। मैं किस इष्ट को मानूंगा, मैं किस भगवान को मानूंगा, किस धर्म में आस्था रखूंगा। लेकिन दुर्भाग्य देश के प्रधानमंत्री ने जैसे एक हुड़दंगी संगठन को हमारे इष्ट से कंपेयर किया। पूरा हिंदू समाज और खास तौर पर हनुमान जी के भक्त बहुत नाराज हैं इनसे। इनको माफी मांगनी चाहिए, कर्नाटक की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। और दुर्भाग्य देखिए, एक कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पूरी बीजेपी लग गई है कर्नाटका को, जातिवाद पे वोट चला गया, धर्म पे चला गया, रिजर्वेशन पे चला गया, पता नहीं क्या कह रहे। भाई कर्नाटक की जनता ने जो फैसला दिया सर झुकाकर स्वीकार कीजिए। आप 35 से ज्यादा चुनाव हारे हैं 2014 के बाद। 2014 से 19 तक मात्र एक गुजरात में जीते थे, वो भी बॉर्डर पर। इतना अहंकार ठीक नहीं होता है, विनम्रता से स्वीकार कीजिए। हम तो बहुत चुनाव हारे हैं, हमने तो हमेशा कहा मंथन करेंगे और कई बार नहीं भी किया हमारी पार्टी ने, फिर भी उसके बावजूद भी हमने जनता का धन्यवाद दिया। ठीक है, मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कर्नाटक की जनता का कि अब खेल शुरू कर दिया है। हिमाचल ने शुरू किया था, अब कर्नाटक और सारे राज्य अब हम जीतेंगे, सारे राज्य जीतेंगे। शहजाद पूनावाला जी आज कॉन्फिडेंस है, लबरेज है आलोक भाई, भरे हुए हैं कॉन्फिडेंस से। विसाल यार की ख्वाहिश में अक्सर चरागे शाम से पहले जला हूँ। बनना था कर्नाटका का मुख्यमंत्री मुझे, राजस्थान के सचिन पायलट की तरह बना हूँ। आज ये कौन शायरी बोल रहा होगा और कौन सोच रहा होगा, ये जनता के विवेक पे छोड़ देते हैं। परंतु पीपल सर्विंग फार्मूला के बदले पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार करने के लिए भी इनको शुभकामनाएं और राजस्थान 2.0 की नींव रखने के लिए भी इनको कर्नाटका में शुभकामनाएं। हमारा तो केवल सरोकार इतना है कि क्या होगा तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, जनता को दिए हुए जो वादे हैं क्या वो पूरे होंगे, या हिमाचल के 1500 रुपये का इंतज़ार जो वहाँ पे मेरी माँ बहनें कर रही है उसकी तरह उसको लटका दिया जाएगा। राजस्थान के किसान जो कर्ज माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी एक प्रकार से अधूरा रखा जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जो की थी, राजस्थान के घर आज भी हिमाचल के घर आज भी उस इंतज़ार में है। देखिए मैं तो केवल कहता हूँ कि कद्दू तो हमेशा बट के कटता है और कटते बटता है, परंतु पहली बार सत्ता को कट के बांटने का काम भी आज कांग्रेस पार्टी 2.5 वर्षों में कर रही है। मतलब कि जो मैंडेट स्थिरता के लिए कर्नाटका की जनता ने दिया था, पहला कदम ही जो उठाया है वो अस्थिरता निर्माण करने वाला और जनता का अपमान करने वाला है। क्योंकि क्या कर्नाटका की जनता को यह मालूम था कि 2.5 वर्षों में जैसे कद्दू कट के बढ़ता है वैसे कर्नाटका की जनता के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि न्याय कैसे होगा, जवाबदेही तय कैसे
कैसे होगी अगर 2.5 साल का ऐसा पावर शेयरिंग फॉर्मूला होगा, पीपल सर्विंग फॉर्मूला नहीं होगा। और देखिए, मैं तो केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि लिंगायतों की बड़ी बातें की गई थी, तो लिंगायत समाज के कौन से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है? आज नहीं हो रही है। वोक्कलिगा समाज की बात बड़ी की थी, क्या वोक्कलिगा समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो इन दोनों समाजों का तो अपमान हो ही रहा है, परंतु आज एक वादा जिनको ये प्रस्तावित मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये उन्होंने किया था कि एंटी काउ स्लॉटर लॉ और एंटी धर्मांतरण लॉ, इन दोनों को हटा दिया जाएगा। इन्होंने न्यूज़ मिनट को कहा था। तो क्या अब ये पहला एजेंडा होगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पिछली बार आलोक जी आपके साथ और मेरे साथ इस डिबेट में थे, तो इन्होंने येदियुरप्पा, मतलब कि लिंगायत समाज के इतने बड़े व्यक्ति को करप्ट कन्विक्टेड कहा था कि कन्विक्ट हो चुके हैं। उसके सबूत तो आज तक आए नहीं दीपक जी, पर केवल इतना कहूँगा उनको बड़े विनम्रता से कि देखिए, जो कल तक राम जी के सबूत को नकारते थे कि राम जी का अस्तित्व तो नहीं, आज वो रोम रोम करने वाले बजरंग बली की जय बोलते हैं और भगवा रंग को भी मानते हैं, जो भगवा आतंक कहते थे। तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल जीत इनकी जरूर हुई होगी, पर दीपक जी, मेरे विचारधारा की जो आज प्रचंड जीत आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती कि जो सैफरन टेरर से आज सैफरन कोर्ट पे आ गए और जो रोम रोम करने वाले, जय श्री राम का अस्तित्व पूछने वाले, आज बजरंग बली की जय कहते हैं। केवल एक ही चीज कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो आलोक जी, आप मेरे भ्राताश्री हैं, सुमति के संगी जरूर बनिएगा और कुमति रखने वाले लोगों को जरूर उनसे दूर रहिएगा और 6% आरक्षण दीजिएगा क्या मुसलमानों को, जैसे तनवीर सैयद ने कहा था, आपके मंत्री जो रहे हैं उन्होंने कहा था। ये वादे होंगे पूरे या जनता के असली वादे होंगे पूरे? ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक एक मिनट पर आ जाए। अच्छी बात है, हम सबको पूरा मौका देते हैं, पूरा वक्त मिलेगा, लेकिन एक एक मिनट में दोनों अपनी बात आगे कहें। फिर मैं थोड़ी देर बाद गुरराज हुल्लर जी और डीके दुबे जी के पास भी जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है सुमति और कुमति की बात तो बीजेपी करे ही ना, क्योंकि जनता जो होती है वो हमेशा से सुमति से वोट डालती है और बीजेपी हमेशा कुमति से वोट हथियाना चाहती है। और इतनी बड़ी हार के बाद बजरंग बली ने जब समझा दिया है, उसके बाद सुमति और कुमति की बात तो बीजेपी करे ही ना। जाति की बात की इन्होंने, धर्म की बात की, अभी भी रिजर्वेशन की बात की, इनका यही एजेंडा है। मैं तो सोच रहा था पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत बात करेंगे, की नहीं। खैर, इन्होंने राम जी की बात की, जो हमने एफिडेविट दिया वही एफिडेविट इन्होंने दिया। सीता माँ कहाँ जन्म हुआ उनका, महेश शर्मा ने 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हमें नहीं पता है। खैर चलो, शहजाद भाई अभी बीजेपी में गए हैं, धीरे धीरे समझेंगे वहाँ उनको। भगवा आतंक जिसने कहा, वो केंद्र में मंत्री है, वो कह रहा था मेरे पास ट्रंक भर के सबूत हैं। तो एक बार उससे सबूत तो ले लो शहजाद भाई। उसको केंद्र में मंत्री बना दिया, वो होम सेक्रेटरी हुआ करता था, याद है नाम उसका, या मैं बता दूं। उसके बाद बात आती है वादों की। 15 लाख से शुरू हुए थे और 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी और 2022 में सबके घर के ऊपर छत होगा, छत के ऊपर नल होगा और नल के नीचे बाल्टी होगी और बाल्टी में डब्बा और डब्बे में पानी होगा। ये सब आपने ही कहा था। किसानों की आमदनी का क्या हाल कर दिया। आज हालत यह है कि वादों की बात बीजेपी किसी भी रूप में ना करे। मैं भी हिमाचल से ही आ रहा हूं। आज हिमाचल की जनता ने 15 दिन पहले इनकी 15 साल पुरानी सत्ता कॉरपोरेशन शिमला की वो उखाड़ कर फेंक दी। अगर वहां पर काम नहीं हो रहा होता तो जनता वोट नहीं देती है। स्वीकार कीजिए, आप हिमाचल की जनता का अपमान मत कीजिए। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, इधर की बात उधर की बात। 15 लाख तो अकाउंट में आ ही गए। वो स्विस बैंक का अकाउंट डबल हो गया वहां पर, वो तो बता ही दिया होगा। वो लाला रामदेव कहते थे कि वो 4 लाख करोड़ रुपए आएगा, वो तो आ ही गया होगा। अरे भाई, देश को गुमराह करना बंद कीजिए। और अब तो बीजेपी ने मान लिया है। अंत में कहना चाहूंगा कि वो जो व्यक्ति जिसका नाम आप ले रहे थे, पूर्व सीएम, उसको क्यों हटाया था आपने? 23 दिन जेल में क्यों गया था वो? लोकायुक्त ने क्यों भेजा था उसको जेल में? वापस आता हूं। आप कहते हैं पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग। अरे भाई, उत्तराखंड में क्या हुआ था? जिस मुख्यमंत्री को अपनी सीट हार गया, जो उसको भी आपने मुख्यमंत्री बना दिया। वो पावर शेयरिंग नहीं था, वो खनन माफिया जिसके ऊपर आरोप लगते थे खनन के, उस जो चुनाव हार गया अपना, 3 मुख्यमंत्री बदले बिना बताए, वो क्या था? मेरे पास 50 एग्जाम्पल। लेकिन कांग्रेस पार्टी पुनः 40% जो कमीशन की सरकार का बेड़ा गर्क किया है, जनता ने वहां पर उनको उखाड़ कर फेंका है। हम पुनः सर झुकाकर उनका अभिवंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं
और जो वायदे किए हैं हम पूरे करेंगे। ठीक है, मैं शहजाद भाई 1 मिनट में आपके पास आऊंगा। मेरे पास एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी परमेश्वर, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोका था, दलित समुदाय से हैं, मंत्री बन सकते हैं, एमवी पाटिल को भी मिल सकती है जगह है। इसी के बारे में बात करने के लिए मैं सीधे अपने सहयोगी रवि त्रिपाठी के पास चलता हूँ। रवि लगातार एक के बाद एक खबरें ब्रेक कर रहे हैं। रवि बताइए, कौन कौन है संभावित और क्या कहते हैं आपके कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्र? नहीं, देखिए दीपक जी, जो लगभग तय है कि 34 मंत्री शपथ लेते हैं। कर्नाटक की बात करें, अगर 15% जो मंत्रिमंडल होता है उसमें, तो 34 में से 32 मंत्रियों की लगभग लिस्ट बन गई। लेकिन अभी माना जा रहा है कि 20 के आसपास मंत्री शपथ लेंगे। जो परसों शपथ ग्रहण होगा 20 तारीख को, और उसमें जो बड़ा नाम है जी परमेश्वर, पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं, पहले डिप्टी सीएम भी रहे हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। एमवी पाटिल चूंकि लिंगायत समाज से आते हैं और बड़े नेता हैं लिंगायत के, तो लिंगायत समाज को भी खुश करके रखना है। परमेश्वर दलित नेता हैं, उनको भी खुश करके रखना है। इसके साथ केजे जॉर्ज ईसाई समुदाय के से आते हैं। प्रियांक खरगे साहब के बेटे हैं, पहले भी मंत्री रहे, उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो तमाम जो लिस्ट है उसको देखकर, जो मुस्लिम नाम भी है, जमीर अहमद भी है, तमाम और नाम, इसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस लिस्ट में कोशिश की गई है कि सभी जातियों को साधने का। जो यहाँ का कास्ट समीकरण है, जिसमें लिंगायत भी है, वोकालिगा भी है, कुर्बा से खुद मुख्यमंत्री हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम समाज के लोग डिमांड कर रहे थे कि उनका उप मुख्यमंत्री हो, तो उप मुख्यमंत्री ना होकर मंत्री उनका होगा। 1 से 2 मंत्री हो सकते हैं मुस्लिम समाज से, ईसाई समाज से मंत्री होंगे, आपको अलावा वोकालिगा के अलावा दलित समाज से लोग होंगे, और तमाम तबकों को साधना है। इस साधने के चक्कर में मिनिस्ट्री बनाई जा रही है। और 2024 के लिहाज से ये सब कुछ तैयारी, चूंकि सोनिया गांधी ने भी डीके शिव कुमार को यही कह के समझाया है कि अभी जो है आपको मिलजुल के काम करना है, और आपको अगर बढ़िया काम करेंगे उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। तो 2024 अगर बढ़िया काम करके डीके शिव कुमार देंगे, तभी उनकी दावेदारी 2025 में बनेगी मुख्यमंत्री के लिए। तो कुल मिला जुला के लिस्ट जो बन रही है, चाहे सीएम, डिप्टी सीएम या फिर मिनिस्टर्स की, उसका मकसद यही है कि 2024 में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाई जाए। 28 में से पिछले बार दीपक जी 25 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। सिर्फ कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी और एक इंडिपेंडेंट के पास गया था। तो वैसी स्थिति की तैयारी। और एक और इम्पॉर्टेंट दीपक जी खबर है कि जो बाकी दल है, जैसे आपने देखा था 2018 में शक्ति प्रदर्शन किया गया था विपक्ष के नेताओं का। मायावती भी आई थी, अखिलेश यादव भी आए थे, और मंच पर एक से एक बड़े नेता आए थे। ऐसा लगा था कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मंच था। उस मंच से ही मैसेज दिया गया था यहाँ से कि हम लोग एक साथ हैं, लेकिन वो साथ रह नहीं पाते। वो आप भी जानते हैं कि यहाँ मैं ये बता दूं रवि, इस वक्त मैं आपकी दूसरी खबर चला रहा हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन कौन नेता आएंगे। महबूबा मुफ्ती आएंगी, ममता बनर्जी आएंगे, फारूक अब्दुल्ला जी आएंगे, शरद पवार जी आएंगे। अब इसमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है, मेरे ख्याल से उनका भी नाम होगा। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को भी बुलाया जाएगा। लेकिन जो नाम मिसिंग है, बीआरएस के नेता, अगर विपक्ष को साथ आना है तो आपको केसीआर को भी थामना पड़ेगा, लेकिन केसीआर को फिलहाल थामती हुई नहीं नजर आ रही है कांग्रेस। इसके साथ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार है, 2 राज्यों में सरकार है, उनको भी फिलहाल थामती हुई नहीं नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में फैसला ये हुआ था कि इन तमाम नेताओं से बातचीत की जाएगी। उसके बाद ममता बनर्जी ने कुछ शर्तें भी रखी थी। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिक्स के लिए ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मेरे लिए सब सीटें छोड़ दे, सभी की सभी सीटें, और सीपीआई सीपीएम से भी नाता तोड़ ले। कांग्रेस ये करेगी, क्या लगता है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो उनके लोकसभा में नेता हैं, वो खुद वहीं से आते हैं, पश्चिम बंगाल से, और ममता के धुर विरोधी है। दीपक जी, मेरे से सवाल है आपका। जी, मैं यही जानना चाहता हूं, क्या ममता की मांग पर सभी सीटें छोड़ देगी कांग्रेस उनके लिए? देखिए, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से जो बात हो रही थी उसमें था कि कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहेगी, खासतौर पे जैसे अधीर रंजन चौधरी का आपने एग्जांपल दिया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी अगर गठबंधन के साथ नहीं लड़ते हैं तो उनकी सीट फंसी हुई सीट है। जैसे पिछली बार खरगे साहब चुनाव नहीं जीत पाए थे लोकसभा में, नेता विपक्ष होने के बावजूद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता होने के बावजूद। उसी तरह अधीर रंजन चौधरी की अगर आप गौर करेंगे विधानसभा में, तो 22 में से 20 सीटें टीएमसी जीत के चली गई है। वैसी स्थिति में बहुत गुंजाइश नहीं है उनके लिए वहाँ पे। बावजूद इसके कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वहाँ पूरी सीटें उनको दे दी जाए, लेकिन
बीआरएस का जहाँ तक सवाल है दीपक जी, जो कांग्रेस के सोर्सेज हमारे जो सीनियर नेताओं से बात हुई, बीआरएस से कोई समझौता नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, अपने दम पर लड़ना चाहती है और वहाँ कोई समझौता नहीं करना चाहती है। एक मैसेज साफ है। दूसरा, आम आदमी पार्टी से, चूंकि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी से समझौता कर लिया तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी नहीं देने होते। आम आदमी पार्टी और बीआरएस से तो एकदम नाते का कोई सवाल ही नहीं है। बाकी पार्टियों से कहीं ना कहीं कुछ बात चलेगी, बार्गेनिंग होगी और बार्गेनिंग के आधार पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो, लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कुनबे को बढ़ाया जाए। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का थोड़ा सा मनोबल अप हुआ है और कांग्रेस का बार बार दावा है दीपक जी, जो उनके नेताओं से बात होती है कि हमें कोशिश करना है 140 सीट लाने का। उनका कहना है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि कांग्रेस चाहे तो बहुमत में आई है, चाहे जब भी 140 के आसपास सीटें लेकर आई है, तब या तो उसने सरकार बनाई है या फिर उसने दूसरे दल को सरकार नहीं बनाने दी है, अलायंस हुआ है। तो वैसी स्थिति के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयारी कर रही है और थोड़ा समय लगेगा कांग्रेस पार्टी को। एक सवाल, एक छोटा सा सवाल और रवि, एक छोटा सवाल और, वाईएसआर कांग्रेस का क्या करेगी, जगनमोहन रेड्डी का क्या करेगी, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी गांधी परिवार से ही नाराज होकर छोड़ के गए हैं। नहीं, वो इसके लिए भी बात हुई थी। हम लोगों ने उन नेताओं से पूछा था कि भाई वाईएसआर का क्या होगा, तो वाईएसआर के बारे में उनका मानना है कि वाईएसआर पर चूंकि इतने सारे मुकदमे और इतने सारे मामले हैं, हालांकि ये सारे मुकदमे और ये मामले कांग्रेस ने अपने सरकार के दौरान उनके खिलाफ किए थे, तो वैसी स्थिति में वाईएसआर से भी वो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वाईएसआर उनके अलायंस में आएंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के साथ जाए ना जाए, लेकिन कांग्रेस के साथ कतई नहीं खड़े होंगे, तो वो भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर होंगे, जैसे आपको देखने को मिलता है बीजेडी का उड़ीसा में। ना वो इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं, लेकिन उनका मुख्य समर्थन बीजेपी के साथ रहता है। तो वही स्थिति रहने वाली है। तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट के नाम पर, जो थर्ड फ्रंट बने या नहीं बने, लेकिन किसी मोर्चे में नहीं रहेंगे, ना एनडीए में रहेंगे ना यूपीओ में रहेंगे। जैसे बीजेडी है, चाहे आप अपने वाईएसआर की बात की, ये पार्टी है और कई और पार्टियां हो सकती है इस लिस्ट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, नजर बनाए रखिए, हम आपके पास मिनट की अपडेट लेते रहेंगे और इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए जी न्यूज के दर्शक आपका बहुत शुक्रिया कह रहे हैं रवि। इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज आपने दी इस दौरान, इस पूरे इलेक्शन के दौरान। मैं वापस चलता हूं अपने डिबेट के ऊपर। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी की बात का। शहजाद भाई, देखिए, आलोक जी से मैंने कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे कि 1500 रुपये महिलाओं को क्यों नहीं मिले, पूरे हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिली, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो उन्होंने शिमला के एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीतने का हवाला दिया। इस लिहाज से तो हम लोग यूपी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी जीते, नगर निगम, नगर पंचायत और सारे नगर पालिका के चुनाव जीते। इस लिहाज से गुजरात में तो इतने वर्षों से जीत रहे। 3 हमने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जीते, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 14, 17, 19, 22 और सब बाईपोल जीते, और 14 के बाद 19 में हमारी राष्ट्र के स्तर पर सरकार रिपीट हुई। तो इनको तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए कोई सवाल पूछने का, मतलब कि जनता ने इनको जवाब दे दिया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर भी जो महिला है वो 1500 रुपए का इंतजार कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा के समय एक महिला ने तो राहुल गांधी से जाकर पूछा कि मेरे 1500 रुपए कहां है, तो अभी तक राहुल जी ने जवाब नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली फ्री के बदले कैसे बिजली के दाम बढ़ा दिए, उसका जवाब भी नहीं दिया। पर चलिए छोड़ देते हैं, आज अलग ही विषय चल रहा है। मैं तो केवल 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आज मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या 5 वर्षों तक कर्नाटका में, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2 मुख्यमंत्री बदले, 2 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले, हां बदले गए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आलोक जी स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या सिद्धरमैया जी आज से लेकर 28 तक एक ही मुख्यमंत्री रहेंगे? पहला सवाल कर्नाटका की जनता की ओर से। दूसरा सवाल, सिद्धरमैया जी खुद ने कहा है कि मैं एंटी काउ स्लॉटर लॉ और एंटी धर्मांतरण लॉ इसको वापस ले लूंगा। जनता जानना चाहती है आपसे कि क्या आप ये पहला कदम उठाएंगे? और तीसरा, तनवीर सहित आपके पूर्व मंत्री और आपकी पूरी पार्टी, सिद्धरमैया जी इंक्लूडेड, ने कहा है कि मैं 4% नहीं 6% आरक्षण का मुस्लिम लोगों को आरक्षण दूंगा। तो क्या आप 4% आरक्षण फिर से बहाल करेंगे? इसका जवाब कर्नाटका की जनता को आप, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मिलना ही चाहिए। और बताइए सर, वो जगदीश शेट्टर जी को तो बड़े नेता के रूप में आपने लिया था, अब प्रस्तावित जो सूची आई है दीपक जी, उसमें कहीं नाम वाम था उनका? नहीं, हमारे पास नाम नहीं था। मुझे डाउट है कि वो जीते हैं कि भी नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। जरा चेक करके बताइए जगदीश शेट्टर साहब जीते हैं नहीं? आलोक भाई बता दें क्या? एमएलसी से भी बनाया जा सकता है दीपक भाई, मुझे लगता है एमएलसी से भी बनाया जा सकता है। दीपक भाई, मुझे लगता है कि लिंगायत वाले सवाल पर तो उत्तर रवि त्रिपाठी जी ने दे ही दिया है कि हर जाति, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक वो गुलदस्ता है, उसमें हर तरह के लोग हैं, सबको सम्मिलित कर ही कोई भी सरकार आगे बढ़े तो वो सबका ध्येय रखती है, ऐसा माना जाता है और वो सामने दिखाई दे रहा है।
वो 2.5 वर्ष वाला फार्मूले की भी हवा निकल गई जो अभी तक कयास लग रहे थे। और रवि त्रिपाठी जी ने कह ही दिया है कि सोनिया जी ने कहा है कि परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आपकी अच्छे चांसेस रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है वो लोग सवाल पूछ रहे हैं 1500 रुपये पे, जिसके हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने महिलाएं गिड़गिड़ाती हुई अपनी चुन्नी फेंक कर चली गई उनके चरणों में 2 दिन पहले। वो महिलाओं पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास 20 एग्जाम्पल हैं, लेकिन आज का समय नहीं है। आज कर्नाटक की जनता ने पूरे देश को मैसेज दिया है कि आपने आगे क्या करना है। एक कमल का फूल और हमारी भूल को स्वीकार करना है जनता को और आगे बढ़ना है। 1500 रुपये भी देंगे, सारे काम होंगे। सबके 15 लाख तो आई गए, राजस्थान उस पर जवाब नहीं देंगे। कर्ज माफ हुए तभी राजस्थान में नवंबर में कितने किसानों के? राजस्थान में कर्ज माफ हुए। कितने किसानों के कर्ज माफ हुए? कितने सर? और एक एजिटेशन बीजेपी ने किया हो उसके ऊपर तो बता दीजिए। आलोक जी फिर सचिन पायलट के कर्ज माफ हो ना कि काम ये स्टूडियो में एसी में बैठकर बातें बनाने वाले लोग ग्राउंड पर जाके समझे। 1 करोड़ 1 लाख लोगों को गारंटी कार्ड बंटे हैं गहलोत सरकार ने बांटे हैं। किसानों के कर्ज में रियायत दी है। 10 दिन में 412 रुपए में वो सिलेंडर वाली मैडम जो थी ना, उनको सिलेंडर महंगा लगता था। आलोक जी इतना और 1150 में सस्ता लगता। सवाल आप हमसे पूछते हैं आपको, आप बौखलाने ना, मैं बौखला पूरी बीजेपी रही है। और इतने एक चुनाव हारने के बाद आप लोगों की जो हालत हो गई है, मैं फिर कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे कौन सी बिल्ली खिसियानी है? सचिन पायलट की बिल्ली। मैं बता रहा हूं पूरी बीजेपी खिसियानी बिल्ली हो गई। अरे सचिन पायलट किसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं? वो आप ही के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि युवाओं को जादूगरी से पेपर लीक करवा के भ्रष्टाचार युवाओं का अंधकार कर दिया है। मानते हैं वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार किया था? तो गहलोत जी को नहीं दिख रहा। पायलट के साथ हैं तो गहलोत जी को नहीं दिख रहा। आप कहिए ना, गहलोत जी को नहीं दिख रहा। पायलट की यात्रा ठीक है, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार किया था। हम तो आपसे पूछे, आपने एंटी पार्टी घोषित किया है, अगर ठीक है तो एंटी पार्टी क्यों घोषित किया? आप बताइए ना, है हिम्मत? अच्छा ठीक है आलोक जी, आपने मुझे पूछा सचिन पायलट की यात्रा सही है गलत है? आपने सचिन पायलट को एंटी पार्टी घोषित किया, आपने सचिन पायलट के ऊपर सेडिशन लगाया, हमसे काहे पूछ रहे हो सरकार? बिल्ली खंबा नोचे। अरे सचिन पायलट कौन सी खिसियानी बिल्ली है? वो तो खंबा नोच रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। अभी हम तो धैर्य रखे हुए हैं, जनता के वादों के पूरे होने के लिए धैर्य रखे हुए हैं। अगर आपको लगता हो कि सचिन पायलट यात्रा ठीक निकाल रहे हैं तो कहिए इसी शो पर। चलिए कि वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार किया। चलिए आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। आपने मुझसे पूछा, हाँ आलोक जी आपने सवाल पूछा, सवाल समझ गया। क्या कह रहा है? ठीक है, अब सवाल पूछा है, जवाब भी लेना है या सिर्फ सवाल पूछने के लिए? 9 वर्ष हो गए आपकी सरकार को आए। सवाल पूछने के लिए पूछना है या जवाब भी चाहिए? उन पर बात कीजिए। जवाब चाहिए, उन वायदों की बात जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? आप रुकेंगे तब तो जवाब होगा। आप लगातार नहीं बोल सकते, जवाब चाहिए तो बोलिए। रखिए, ठीक है। अब देखिए दीपक जी इन्होंने सवाल पूछा है, दीपक जी सवाल पूछा है, जवाब भी होना चाहिए। मोदी जी हारे हैं इसमें और कोई नहीं हारा। दीपक जी सवाल का जवाब भी होना चाहिए। मैं क्रॉस टॉक नहीं चाहता, जनता को सवाल का जवाब नहीं सुनाई देगा। मैं फिर कह रहा हूं मोदी जी दीपक जी सवाल का जवाब ले लीजिए। चिंतन कीजिए, दूसरों के घरों में झांकना बंद कीजिए। देखिए लगातार क्रॉस टॉक करना मुझे भी आता है भाई, मैं तो एंकर भी रहा हूं। मुझे ये बहुत पुरानी तरकीब है। आलोक जी पस्त हो जाएंगे, अब जवाब भी ले लीजिए आपको। दीपक जी अब मैं जवाब दूं? जवाब ले ले आलोक भाई, जवाब ले ले। दीपक जी जवाब दे सकता हूं अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि डबल टॉक होगी तो किसी का कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्या बात है भाई? दीपक जी मानते हैं आप? दीपक जी से, दीपक जी क्या मैं जवाब दूं? आपकी यदि अनुमति हो तो जवाब दूं। धन्यवाद। दीपक जी पूछा गया, बोलते हैं आलोक भाई, बड़े प्यार से बोलते हैं। हाँ दीपक जी इन्होंने मुझसे पूछा कि सचिन, और मेरी आपसे दोस्ती शायद शहजाद से 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले से मैं आपको जानता हूं। नहीं मानता हूं दीपक भाई। मैं अब दीपक जी देखिए समय बर्बाद ना हो, मैं जवाब दे दूं। और डिबेट के मामले में तो खास तौर पे दीपक जी समय बर्बाद ना हो, आपका भी मेरा भी और श्रोताओं का भी। बोलिए बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है क्योंकि पहला सवाल किरण रिजिजू जी को क्यों हटाया, जरा उत्तर देके जाइएगा। देश जानना चाहता है कि वो भाभी जी पापड़ वाले को क्यों मनाना पड़ा। देखिए दीपक जी अब मैं जवाब देता हूं। देश जानना चाहता है। दीपक जी क्या मैं जवाब दूं? दीजिए शहजाद जी। आलोक जी प्लीज बीच में। क्या खेला हुआ है, इसका उत्तर दीजिए। दीपक जी क्या अनुमति है? जी बोलिए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। आलोक जी प्लीज बीच में नहीं। अब आप बदमाशी कर रहे हैं आलोक जी, नहीं कर रहे प्लीज। दीपक जी
मेघवाल समाज से, एससी समाज से आने वाले व्यक्ति का इस प्रकार से बार बार जो अपमान किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अर्जुन राम मेघवाल जी एक पीड़ित, वंचित, शोषित समाज से है। जिस प्रकार से उनको अपमानित करने के लिए आलोक जी ने टिप्पणियां की है, इससे पहले भी उन्होंने टिप्पणी की मौर्य जी के बारे में। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बार बार हारा हुआ व्यक्ति कहा। नहीं तो क्या पहले मौर्य समाज के ऊपर आक्रमण किया गया और आपके शो पर फिर से मेघवाल समाज पे भी आक्रमण किया गया। मैं इन दोनों ही विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाता हूँ, अपनी आपत्ति दर्ज करवाता हूँ। दीपक जी देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। दीपक जी ऐसे अगर अन्याय होगा तो फिर मुझे भी अन्याय करना पड़ेगा। शहजाद भाई खत्म करेंगे, मैं उल्लर साहब और दुबे साहब के पास जाऊंगा दो सवालों के लिए। दीपक जी दूसरी बात, शहजाद पूनावाला सहमत है सचिन पायलट से, ये एक एसपी दूसरे एसपी से सहमत है कि नहीं उसको छोड़ दीजिए। यदि आप एसपी से सहमत है सचिन पायलट से, तो सुखजिंदर रंधावा ने एंटी पार्टी एक्टिविटी और गहलोत जी ने एंटी नेशनल एक्टिविटी कहकर सेडिशन क्यों लगाया? लोकतंत्र का सबसे सुंदर नाच चल रहा था वहां पे, तो आलोक जी एंटी पार्टी एक्टिविटी क्यों घोषित किया सुखजिंदर रंधावा ने नोटिस जारी करके? और तीसरी बात, मैं तो आपको कह रहा हूं बार बार एक लाइन में कह दीजिए ना कि 5 वर्षों तक एक ही मुख्यमंत्री रहेगा। पॉलिटिकल बाइगमी और पॉलिटिकल अडल्ट्री का ये खेला नहीं होगा। ना किसी को कबूल है बोला है, ना तलाक होगा। एक बार तो कह दीजिए कर्नाटका की जनता को। एक भी वादों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। आलोक जी, आपको कभी इतना असक्षम देखा नहीं है कि आप मेघवाल समाज और मौर्य समाज पर आक्रमण बोल पड़े। हमने जो वायदे किए, मैं आलोक भाई, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। आपको मैं दोनों को 4 मौके दे चुका हूं। अब मैं गुरुराज हुल्लर जी के पास जा रहा हूं। गुरुराज हुल्लर जी, मेरा सीधा सवाल है भाई, आज तो कांग्रेस ने समेट के सरकार बना ली, अब लिंगायत भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, बोका लिंगा डिप्टी सीएम भी बन गया, कुर्बा जाति का जो है कास्ट इक्वेशन भी इन्होंने सेट कर लिए। तो आपको लगता है आपके लिए जगह बचती है इस पॉलिटिक्स के अंदर? वो पार्टी जो सीएम बनने का सपना देख रही थी वो इस तरह से गिरी कि लोकसभा में एक भी सीट न मिल पाए। क्या ऐसे हालात भी बन सकते हैं? नहीं सर, ऐसा हालत नहीं बन सकता। अभी मैं कांग्रेस के वक्तार हमारे आलोक शर्मा जी को बताना चाहता हूं कि 2018 में अभी जो बोल रहे थे ना वो कि बहुत सारे मंत्री हार गए बीजेपी के करके, 2018 में भी कांग्रेस के मंत्री सभी हार गए थे, वो याद में रखे। और दूसरी बात, ये बीजेपी वाले बोल रहे कि आप बोलो कांग्रेस वाले एक ही सीएम बनेगा 5 साल के लिए या नहीं, ये बताओ। अरे आप तो कभी 2 सीएम दिए, कभी 3 सीएम दिए, आपका क्या भरोसा? आगे आके 10 सीएम को भी आप दे सकते हैं। अभी देखिए, ये बार कह रहे कि 1500 दिए क्या, वो नहीं दिए। आपने क्या किया उस स्टेट में, उस राज्य में क्या किया, उस प्रदेश के लोगों के लिए आपने क्या किया? आप तो 15 लाख देने वाले थे ना। देश के हर एक नागरिक को आपके अकाउंट में 15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएगा। हाँ, और कांग्रेस वाले, आपको भी मैं बहुत बताता हूँ आलोक शर्मा जी, हमारे कर्नाटक को राजस्थान ना बने। और शहजाद जी ने पहले ही बता दिया शायरी में, यहाँ पायलट कौन है, सचिन पायलट कौन है, जनता जानती है करके। ऐसा ना हो जाए, वो भी देख लीजिए। और आगे आने वाले 2024 के एमपी इलेक्शन में अभी देखिए परमेश्वर जी क्या बोल रहे हैं। अभी मुझे वो उनका डीसीएम नहीं बनेंगे तो बनना चाहते हैं वो तो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन डीसीएम भी नहीं बने तो उनके समुदाय के वोट 2024 में पूरा पलट सकता है। ऐसा धमकी भी उनसे आ रही है, जैसे कि न्यूज में आ रहा था, मैं देख रहा था, वैसे धमकी भी आ रहा है। और 2024 में पक्का है कि हम एज ए सेक्युलर जनता दल हम इतना सत्याग्रह करेंगे और इतना आक्रामित होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और कम से कम अभी देखिए 26 लोग एमपी लोग हैं हमारे इसमें बीजेपी के, और एक भी अपना मुंह नहीं खोलता। ये तो अच्छी बात है कि सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस के विधायक होते हुए भी उनके सरकार के अगेंस्ट वो मोर्चा निकाला है। तो वहां पे कोई ना कोई बोल सकता है ना उनके सरकार के खिलाफ या उनके हाई कमांड के खिलाफ, कोई ना कोई बता तो सकता है, बोल तो सकता है, बात तो कर सकता है और कुछ स्टेटमेंट भी दे सकता है। और यहाँ पे क्या है, 26 के 26 लोग कहाँ है पता नहीं। हमारे प्रदेश की क्या क्या समस्या है किसी के पास बात नहीं करते हैं, और यहाँ आके क्या हुआ हमारा समस्या बताते नहीं। ठीक है। और हमारे जीएसटी जो आना था वो भी नहीं आया। और एक बात दीपक जी, और एक बात, 2019 में इतना बाढ़ आया, पूरा कर्नाटक हिल गया था, पानी में तैर रहा था, लेकिन तब प्रधानमंत्री नहीं आए। लेकिन इस इलेक्शन में कितने दिन आए, कितने रोड शो किए, कहाँ कहाँ पानी जा रहा था वहां रोड शो किए।
जब पानी था तब नहीं आए, बाहर था तब नहीं आए, अब आए। अब ये सब दोनों नेशनल पार्टी ये सब बात करना छोड़ दो। अभी क्या है मुद्दा, हमारे प्रदेश का, मेरा राज्य का है। इसको कैसे सब जनांग का सुख भूमि कैसे बनाना वो देखो। वो छोड़ के 1500 ठीक है दुबे जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। शिव कुमार जी ने कहा है कि राम मंदिर बनाएंगे वो। आप संघ की विचारधारा से आते हैं, आप संघ के समर्थक भी हैं, उनकी विचारधारा से भी आते हैं, उससे जुड़े हुए भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस बार डीके शिव कुमार वाकई में बजरंगबली का मंदिर बनाकर एक नया नैरेटिव कर्नाटक में करने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि उनका ये वादा है और वो इस तरह के एक्शन करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, वो एक्शन करने के लिए जाने जाते हैं, एनर्जी है उनमें, वो कर भी सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप वो कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 3 राज्य पहले हम देख चुके हैं। हमने मध्य प्रदेश देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया यंगस्टर थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे। फिर हमने राजस्थान देखा और वहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते थे। और यहाँ पर भी ये भी यंग हैं, राहुल गांधी जी से बस 5-7 साल बड़े हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। ज़्यादातर जनरली पार्टियां ये करती हैं कि भाई जिसमें ज़्यादा समय होता है उसको मुख्यमंत्री बनाती हैं। लेकिन आपको याद होगा, हम लोगों ने चर्चा की थी, मैं लगातार कह रहा था कि सीतारमैया जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पिछला वाला ट्रेंड जो कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, उस ट्रेंड में ऐसा कोई यंगस्टर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता जो कि राहुल गांधी से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आयु का हो। क्यों? क्योंकि वो चैलेंज ना कर दे, मुझे ये लगता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जैसा सचिन पायलट के साथ हुआ, सारे वादे उन्होंने ही किए थे, पूरे प्रदेश में काम भी उन्होंने किया था। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खूब कर रहे थे जिस समय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो सवाल ये है कि डीके शिव कुमार जी बन तो गए हैं उप मुख्यमंत्री, क्या वो कर पाएंगे? मैं चाहता हूं कि वो करें, क्योंकि इस चुनाव ने नहीं, पिछले कई वर्ष के चुनाव ने एक ट्रेंड बदल दिया है देश में। और वो ट्रेंड ये है कि लोग भगवान के भक्त हो गए हैं, ट्रू माने में भक्त होने लगे हैं, मंदिरों में जाने लगे हैं, जनेऊ पहनने लगे हैं, भजन कीर्तन करने लगे। इतना ट्रेंड तो भारतीय जनता पार्टी ने देश में बदला है कि जो पार्टियां अपने आप को टोपी लगाती थी, उन्होंने टोपी थोड़ी साइड कर ली है, लेकिन वो मंदिरों में जाने लगे। सवाल यही है कि क्या वो मंदिर का वचन पूरा कर पाएंगे? सचिन पायलट अपने वादों को पूरा कर पाए क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने वादों को पूरा कर पाएगा? इसलिए मुझे यहाँ पर डाउट लगता है कि वो कर सकते हैं, वचन भी दे सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत राजनीति में इतना उनको अवसर वहां पर मिलेगा कि वो बहुत कुछ कर लें। क्यों? अगर ठीक है, हुल्लर साहब से मैं सवाल पूछता हूँ। हुल्लर साहब, डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं मंदिर बनवाऊंगा बेंगलोर मैसूर के बीच, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बनेगा मंदिर और आप समर्थन देंगे हनुमान जी के मंदिर का? सर ये क्या सवाल है, मंदिर बनाएंगे ये क्या सवाल है? सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस वालों को ये ठेका रखा है, बजरंगबली का मंदिर मैं बनाऊंगा, राम का मंदिर मैं बनाऊंगा। अरे हम भी मंदिर बनाए हैं और कुर्बा समाज के भी मंदिर हमने बनवाया है, लिंगायत समुदाय के मंदिर भी हमने बनवाया। हनुमान जी का मंदिर तो इतने बनाए हैं कि हर एक गांव में हनुमान का मंदिर है। ये क्या सिर्फ बीजेपी वाले ने आके किए हैं? ये पार्टी के हिसाब से क्यों प्रश्न पूछा जा रहा है? और ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि हाँ छोड़ दो। अभी देखिए डीके शिव कुमार जी ने बोला कि मैं बजरंगबली का मंदिर बनाऊं, इसमें नया बात क्या है? कुछ तो नया होना चाहिए। मंदिर बनाएंगे और उनको चाहिए तो बनाएंगे, और उनके एरिया के भक्तों को चाहिए तो वो बनाएंगे, प्रदेश के भक्तों को चाहिए मंदिर नहीं है हमारे यहाँ तो बनाएंगे। और जहाँ पे मंदिर होता है उसके बाद में और एक बड़ा मंदिर तो नहीं होता। शायद डीके शिव कुमार के गांव में या उनके घर के आसपास में मंदिर नहीं होंगे तो बनाने के सोच रहे होंगे। ये इतना बड़ा मुद्दा करने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी वाले भी ऐसे है कि राम मंदिर मैं बनाया, मन ऐसा नहीं है। पूरे देश के जनता ने राम मंदिर बनाया, पूरे देश के जनता ने बजरंगबली का मूर्ति लगवाया, पूरे देश के जनता ने शिवजी का मूर्ति लगाया, पूरे देश के जनता ने सरदार वल्लभ भाई का पटेल जी का मूर्ति बनाए। और देखिए मुंबई में भी चल रहा है, अभी शिवाजी मूर्ति भी वहां पे बनवा रहे, कितना 3000 करोड़ रुपया खर्च करके। वो भी एक ही पार्टी ने बना रहा है या सरकार बना रहा है या पूरी देश की जनता बना रही है? इसमें भी कोई प्रश्न उठना चाहिए ना, क्योंकि 3000 करोड़ रुपया एक पार्टी का तो नहीं है, 3000 रुपया एक सीएम का नहीं है, ना एक प्रधानमंत्री का है, ना एक मिनिस्टर का है।
पूरा देश का पैसा है वो। दीपक जी। ऐसा नहीं है कि शिव कुमार जी बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे, ये उनका ठीक है, कह दिया आपने अपनी बात, रिपीट कर रहे हैं होल्डर भाई, अब आप रिपीट कर रहे हैं। मैं सीधे शहजाद पूनावाला चलता हूँ, शहजाद पूनावाला जवाब दे और फिर उसके बाद आलोक शर्मा और फिर डीके दुबे जी। एक वाक्य केवल कहूंगा, जब हम लोगों की बात चल रही थी कि रामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक भव्य राम मंदिर बने अयोध्या जी के तर्ज पर, तब उसका विरोध अगर किसी ने किया तो उसका नाम है HD कुमारस्वामी। ये आर्टिकल भी है, छपा भी है, और उनका अधिकृत बयान किस प्रकार से अश्वत्थ नारायण जी का उन्होंने विरोध किया। चलिए छोड़ देते हैं। आज मैं आपको दूसरा बयान बताना चाहता हूं, जो स्वस्थ लोकतंत्र की एक परंपरा है या राजस्थान 2.0 के लक्षण है। ये डीके सुरेश है। डीके सुरेश का ANI में बयान छप गया है, आप भी चला सकते हो। वो कहते हैं इस फॉर्मूले पर, नॉट हैप्पी, लॉन्ग वे टू गो, हमारा टाइम आएगा। अब इससे पता चलता है कि क्या डील, क्या कबूल 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 बोला है और कितने दिनों में तलाक 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 होना है। ठीक है आलोक जी, सीधा जवाब, क्या 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा? और अगर नहीं बदला जाएगा तो ये खबरें क्यों दी जा रही है वेबसाइट्स को, न्यूज पेपर वालों को, कि हाँ बदला जाएगा लेकिन हम बोलेंगे नहीं? देखिए मुझे लग रहा 3 दिन से बीजेपी पूरी तरह से खबरें प्लांट कर रही है। तो बीजेपी ने किया होगा, आपकी पार्टी खबरें बीजेपी प्लांट कर रही है आलोक जी, उसने लगा दी होगी। हाँ नहीं के सुरेश लोकसभा MP है 3 दिन से भाई है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, शिव कुमार के भाई है। भाई हम सुनिए ना भाई, सुनिए आलोक जी, प्लांट की नहीं, डीके सुरेश हमारा आदमी है क्या? कहा कुछ होगा, कहा कुछ होगा, आप क्लैरिफाई कर दो क्या कहा है। मोदी जी ने कहा कि आलू डलेगा सोना निकलेगा, और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने और बीजेपी ने चलाया कि स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का है, जबकि वो स्टेटमेंट मोदी जी का था। ये गंजों को कंघी बेच दें, ये लैपटॉप लेके तो पता नहीं क्या कर दें। वापस आता हूं मुद्दे पर। अरे गंजों को कंघी बेचने का नहीं है, गंजों के भी बाल उतारने का काम आप कर रहे हैं। आप तो गंजों के बाल उतार दें। अरे भाई आप बताइए डीके सुरेश को क्या बोलेंगे? वो बोल रहे हैं मैं दुखी हूं। देश के बहुत बहुत लोगों के बाल आप लोगों ने उतार दिए हैं। कोरोना में कितने लोगों के उतरे, मत जाइए उस पे। राजस्थान में तो बचे कुछ बाल थे, वो भी नोच नोच के उतार रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए भाई, राजस्थान रुकिए ना जरा यार, इतना ज्यादा उतावलेपन हो रहा है यार। मोदी जी के वादे सारे याद हैं, गिनवाऊं? बहुत हुई मां। अरे अभी आपने कहा कि शिमला म्युनिसिपल जीते तो सारे वादे माफ। हम तो चुनाव दर चुनाव जीतते हैं, मतलब तो वादे पूरे हुए हैं। लाल आंख, पीली आंखें, नीली आंखें छोड़ दीजिए, वो चाइना घुस के बैठा, उस पर जवाब दीजिए। वापस आता हूं, नए डायलॉग तो तैयार करके आते शो के लिए। ये लोग दीपक जी गोडसे का मंदिर बना सकते हैं और किसी का नहीं बना सकते। 1990 में रथ यात्रा के आसपास से इन्होंने पूरा आंदोलन किया और कहा कि ये न न्यायालय का विषय है न संसद का विषय, ये विषय है आस्था का। और जैसे ही सरकार आई, सबसे पहले यू टर्न बीजेपी ने लिया, बोले नहीं, जो न्यायालय करेगा वो मानेंगे हम। फिर आस्था गायब हो गई, सबसे बड़ा देश की जनता के साथ धोखा। फिर कहा नहीं, हम 2014 में हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं। फिर 19 में पूर्ण बहुमत आ गया। जनता ने फिर पूछा कि भाई बिल क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, फिर राम मंदिर बनाइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। अब कहते हैं हमने बनवा दिया। अरे बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस में, कहां से बनवा दिया आपने? मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा, कैसे बना, क्यों बना, किसने फैसला किया। शहजाद जी मैं आऊंगा, लेकिन मैं डीके दुबे जी को एक बार लाना चाहूंगा, क्योंकि आलोक जी ने साफ आरोप लगाया गोडसे का मंदिर। डीके दुबे जी, संघ क्या गोडसे के विचारों के इतना समर्थक है कि गोडसे के मंदिर बनवाना शुरू कर देगा, शुरू कर दिया है? दुबे जी से पूछिए, दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान जी का मंदिर टूटा, दिल्ली में LG किसका था, कॉर्पोरेशन किसकी थी? हनुमान जी का मंदिर कैसे टूटा चांदनी चौक में? कर्नाटक में हजारों मंदिर टूटे, किसकी सरकार थी? ठीक है, डीके दुबे जी जवाब दें, फिर शहजाद पूनावाला के बाद। गोडसे का बना सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये गोडसे वाले विषय पर मुझे लगता है कि पहले भी माफियां मांगी जा चुकी हैं। अब ये बार बार विषय सामने लाने की आवश्यकता। गोडसे मुर्दाबाद नहीं, दुबे साहब कहिए यहीं बैठकर। मैं कहता हूं, मुर्दाबाद कहिए। अभी राष्ट्रपिता को गोली मारने वाला है, उसको मैं मुर्दाबाद कहता हूं। राष्ट्रपिता को कोई भी व्यक्ति मैं कह रहा हूं ना, अगर हिम्मत है तो बोलिए कोई व्यक्ति आहत करने वाला है, बोलिए। अरे वो कह रहे हैं गोडसे मुर्दाबाद। आलोक भाई आप सुन नहीं रहे उनको, वो कह रहे हैं गोडसे मुर्दाबाद। मैं कह रहा हूं मुर्दाबाद, लेकिन आप उस विषय को हटाइए। आप अरे भाई मैं कह तो रहा हूं, और कैसे कहूंगा? दुबे जी एक मिनट जाने से पहले एक मिनट केवल एक मिनट, एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं आपको। इन्होंने तो कह दिया
गोडसे का मंदिर बनाने वाला बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में भर्ती हुआ है। यह देख लीजिए ये रिपोर्ट। बाबूलाल चौरसिया जो एक लौता व्यक्ति है देश में गोडसे का मंदिर बनाने वाला, वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई का सदस्य आज भी है। सोनिया गांधी ने और कमलनाथ ने उसको न्योता देकर जुड़वाया। अब बताइए, आलोक जी, बाबूलाल चौरसिया को कब हटा रहे पार्टी से? और वो भूल अब बताइए, बाबूलाल चौरसिया को कब हटा रहे पार्टी से? अब बताइए, कह रहा हूं ना, बात बोली नहीं, मुझे पता था आलोक शर्मा जी, मैं बोलता तो आपने शहजाद की तरफ से बोल कर दिया था वहां आरएसएस ने। डेडिकेटेड वर्कर है, अभी तक नहीं हटाया कांग्रेस पार्टी से। उसने कहा कि आरएसएस ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, क्यों बनवाया, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, वापस कांग्रेस में आता हूं। ग्वालियर का मामला है ये। आलोक जी, कभी कभी जो कब्र आप खोदते हैं ना, आलोक जी, कभी कभी दूसरों के लिए खोदी हुई कब्र में खुद ही गिर जाते हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं ना, सुन नहीं रहे आप दोनों लोग। आप किसी मैं भी कह रहा हूं के कि लिए उसने कहा किसी भी न्यूज़पेपर को आरएसएस ने मेरा हमारा ब्रेन जी वॉश न्यूज़ कर का दिया वेबसाइट था। भी नंबर 1 है सर। ठीक है, मैं जी न्यूज़ का दूसरा दिखा प्रमोट ना करें, बेहतर होगा, अच्छा लगेगा मुझे। आप खबर का हवाला दे सकते हैं, जो भी कहना चाहे। आलोक शर्मा जी, अब जवाब दे दीजिए, ये बाबूलाल चौरसिया के बारे में क्या कहेंगे, जो कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है ग्वालियर के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने बीजेपी में जाकर जिनका ब्रेन वॉश हुआ और ख़ास तौर पर आरएसएस से जुड़े रहे। और अभी तो एक आरएसएस का आदमी, डीआरडीओ का जो साइंटिस्ट था, वो पकड़ा गया। वो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहा था। अरे पकड़ा भी तो इसी सरकार ने मेरे बहुत भाई। से लोग ऐसे हैं। ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट। पकड़ा गया तो कहां? महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के पुजारी को कांग्रेस ने किया वेलकम, कमलनाथ ने कराई भर्ती। जी न्यूज़, जी न्यूज़ शामिल होने के अब बाद होगी डिबेट कि कब बाबूलाल चौरसिया को लात मार के निकालोगे आप। बोलिए आलोक जी, आप तो दुबे जी के बड़े टेस्ट ले रहे थे। निकाल रहे शहजाद भाई, मैं पूरे केस को जानता हूं। उनको पता है बाबूलाल चौरसिया के बारे में, जिसने गोडसे का मंदिर बनाया। इसको नहीं निकाल सकते, उनके लोकल ये नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग एक जगह अटक के खड़े हो गए हैं। अरे सर, मैं तो आगे बढ़ जाता हूं। हमने तो आरएसएस पर बैन भी लगाया और आरएसएस से बैन हटाया और उनको भी एक मौका दिया कि भाई आप लोग भी मुख्य धारा में आ जाइए। हमारा दिल बड़ा है, मौका नहीं दिया, मांगकर आया है, वो माफी मांगकर। आप तो खत्म करना चाहते हैं। नहीं, आरएसएस को उस समय पर कांग्रेस की लीडरशिप ने कहा कि आप लोग ये देशद्रोह का काम छोड़िए, इधर आ जाइए। और उन्होंने लिखित में माफी मांगी और ये कहा कि हम कभी राजनीति में शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिर उसके बाद फिर वही धंधा कर रहे हैं। 1925 की बात है, जब कहा राजनीति में कभी नहीं आएंगे। आपसे लिखित माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास माफी है तो मैं चैलेंज करता हूं, दिखा दीजिए कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हंसते रहिए टीवी पर बैठकर, दिखा दीजिए माफी। राहुल गांधी ने माफी मांगी, इसके एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट के सामने राहुल गांधी ने माफी मांगी, इसके एविडेंस है। और माफी नहीं मांगी तो इस बात के लिए राहुल गांधी ने केवल ये कहा कि गलत कोट करने के लिए राहुल गांधी ने मुद्दे पर माफी नहीं मांगी। कैसी बात कर रहे हो आलोक भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? उम्र जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगते रहे, 60 रुपए की पेंशन ली और बुलबुल पर बैठकर घूम के आते थे, वो लोग हमसे माफी की बात करते हैं। दुर्भाग्य। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, लिखित माफी है महाराज। और वो माफी तो सुप्रीम कोर्ट, आज के सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मांगी, कोई इधर उधर की भी नहीं है। नहीं, क्या है? अरे दुबे साहब बता दीजिए ना, क्या है? जी कहां फंसे जा रहे हो भाई? किस चीज के लिए माफी मांगी है? आपके नेता ने अरे बताइए ना दुबे साहब, किस चीज के लिए माफी मांगी, जरा बता दीजिए। लो, मैं तो कहता रहा हूं। अरे क्या माफी मांगी है तो बता दीजिए। अनकंडीशनल माफी मांगी है। आलोक जी, क्यों आप अपनी पार्टी को और गर्द में डाल रहे हैं? आपको नहीं पता है, दुर्भाग्य यही है, दुर्भाग्य यही है। मतलब आप बाबूलाल चौरसिया से अब हट के आरएसएस कोर्ट माफी पे आ गए। अरे भाई, गोडसे मंदिर बनाने वाले चौरसिया को ले क्यों रखा है आपने बाबूलाल को? वो जवाब दीजिए अब। अरे भाई, उसने माफी मांगी, उसने कहा मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। ब्रेन वॉश कर दिया तो ब्रेन वॉश के साथ आईसीएस वाला बोलेगा ब्रेन वॉश हो गया, कल आईसीएस को लेंगे। ब्रेन वॉश क्यों करते? कल आईसीएस वाला बोलेगा ब्रेन वॉश हो गया था मैं, तो आईसीएस वाले को देंगे क्या? दाऊद इब्राहिम को ले लेंगे क्या? आईसीएस और दाऊद इब्राहिम को भी ले लो, कल बोले तो ब्रेन वॉश हो गया था मैं। क्या बात कर रहे हैं आलोक जी? आप इतने वरिष्ठ मेरे भाई हैं, बड़े, आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी बातें मत किया करो। और दीपक जी के शो पर आकर एक बार तो सेल्फ को मानना आपका के नेताओं से है, तय है, महाराष्ट्र के नेताओं से है कि नहीं? एक मंत्री को हटाया था आप लोगों ने।
आपकी पार्टी आपका उसके डिबेट लिंक देख दाऊद रही से होगी, थे। याद वो है आपको? सोच रही होगी कि आप क्या बोले जा रहे हो। 2016 में दाऊद की पत्नी आई, आपकी सरकार थी, सारी प्रॉपर्टीज बेचकर बॉम्बे में दादा, चली वो गई। खड़से जी को भी कैसे आपने चली गई अपनी वो? पार्टी में लिया दाऊद से है। तो लिंक है आप लोगों के। खड़से जी भी दाऊद वोट एनसीपी देता चले है गए। आपको। आप दाऊद अपने आप वोट के लिए देता है बहुत बड़ा आपको। गर्द का खड्डा खोद रहे हो। हम खड्डा नहीं खोद रहे हैं, आप खड्डा आपने खोद रहे हो और दिया देश खड्डे के में लिए। गिरने का आपने शपथ जिस ले रखा है कि अर्थव्यवस्था ताल में ठोक पहुंचा के मैं दिया ना, खड्डे में 5 गिरूंगा। गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, देश को खड्डे में आप लोगों ने पहुंचा दिया। अच्छा आलोक जी, अब हिंदू बाय बाय मुसलमान करने में का पूरे वक्त देश आ को गया बांट है। दिया। बाय बाय विदेश करने का नीति वक्त आ का गया आलोक जी, है। आज आप- लोगों आलोक ने। जी, आलोक टाइम जी, अब मैं खत्म हो आपके गया है। साथ सहानुभूति लेकिन आपने कहा ना व्यक्त करता बुलबुल हूं। में बैठ के जाते थे, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लाइनें याद आ रही हैं। हाँ। एक बड़े पुराने गाने की, आप बोले तो सुना दो, मेरी माँ को बड़ा पसंद था ये गाना। सुनाइए। कैद में है बुलबुल सैया जी मुस्कुराए, कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। अब देखिए कैद में कौन है, आप डिसाइड कर लीजिए। Zee News.